अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th के लिए जो इस साल फेडरल बोर्ड की तरफ से बुक्स रेफरेंस बुक या रिकमेंड बुक जो की गई है वो दो हैं, एक नेशनल बुक फाउंडेशन और एक कंताब पब्लिशर की है। तो कंताब पब्लिशर के भी चंद एक लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। बहरहाल ज़्यादा स्कूल्स में और नेशनल बुक फाउंडेशन को जो है वो रेफ़र किया गया कि आप ये इसको बच्चों को पढ़ाएं। तो उस हवाले से जो है ना हम भी आज से अपने एक लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 है, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की जो रेफरेंस बुक या रिकमेंडेड बुक है वो है फेडरल बोर्ड की तरफ से। तो उसमें लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1। तो चैप्टर का नाम तो है वो तो रियल नंबर्स, और पुरानी बुक में या उसमें रियल नंबर्स सिस्टम था। तो बहरहाल मेन क्वेश्चन हमारा यही है कि रियल नंबर्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि हर नंबर को आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब अगर हम देखें तो इसके तकरीबन जो है वो 8 पार्ट्स दिए हुए थे। अब इन 8 पार्ट्स में आपने करना ये है कि इसके मुख्तलिफ मेथड हैं, आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जो हम सिंपल वे करेंगे उसमें यह है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, हर नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 7/8 और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, और इसी तरह -1/3, 4.5, -8 और क्वेश्चन नंबर 6 -4 इंटू हाफ 1/3 -7/8। तो हम ये करते हैं कि इनको पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर या जो मेथड भी आप अपनाना चाहते हो। बहरहाल तो हमने कैलकुलेटर से कन्वर्ट किया तो ये बन गया अप्रॉक्सीमेटली 0.875, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.9। तो इसलिए आपने ये करना है कि जब भी कोई चीज़ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी हो, कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल में, और उसकी भी लेनी है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये एक मेथड जिसके ज़रिए हम इसको डिस्कस करेंगे, बाकी मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए भी इसको सॉल्व किया जाता है। तो अब हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद अगर हम गौर से देखें तो ये बन जाता है 0.875 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.9 के इक्वल है। अब 0.9 का मतलब ये है कि ये 0 और 1 के दरमियान ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। कैसे कि 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7 और 0.8 और 0.9। तो ये 0.9 के बाद आता है 1। तो ये 0.9 किसके बिटवीन है, 0 और 1 के दरमियान, और ये ज़्यादा 0 के करीब है कि 1 के करीब, तो डेफिनेटली 1 के करीब है क्योंकि इसका आंसर ही 0.9 आ रहा है। तो हमने करना है कि 0 से 1 के दरमियान हमने उसी तरतीब से चलना है। 0 के बाद 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 0.9 तक, और फिर तक चलता है, बाकी अप टू सोन। तो हमें कंसर्न ये है कि 0.9 रिप्रेजेंट कर रहा है 7/8 को, और ये किस नंबर लाइन पे आ गया है, 0.9 जाके ये रुकता है, क्योंकि 7/8 एग्जैक्ट 0.9 पे क्लोज हो जाती है। तो ये लाजमी तौर पे 1 और 0 और 1 के दरमियानी वैल्यू आती है, और ये 0.9 का मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब है। तो वो वैल्यू हमने देखी और उसको हमने किस पर रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब नंबर लाइन ये तस्वीर दी गई है कि अगर आप गौर से देखें तो सेंटर में 0 और राइट साइड पे 1, 2 और लेफ़्ट साइड पे -1, -2। अब हमने अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन 0 से 1 के दरमियान डॉटेड डाल के भी हम चेक कर सकते हैं। नहीं करना हो तो बहरहाल आप इसको जजमेंट कर सकते हो कि 0 और 1 के दरमियान 0.9 1 के करीब होगा। तो 1 के जब ज़्यादा करीब होगा तो 0.9 के बाद 1 आता है, तो 0.9 पे ही हम बोल्ड कर देते हैं, और उस 0.9 वाले हिस्से को और वहीं पे एरो डाल के हम 7/8 को रिप्रेजेंट करते हैं कि 7/8 वैल्यू 0 और 1 के दरमियान मौजूद है।
तो ये है एक तरीका रिप्रेजेंटेशन का किसी भी नंबर या वैल्यूज़ को। हाँ जी, अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें पार्ट 1 का, तो वो इस तरह है कि -1/3 इज़ इक्वल टू -0.333। मतलब जब हम अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये आ जाता है -0.3 अप टू सो ऑन। अब ऐसे क्वेश्चन को हम -0.3 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे राउंड ऑफ भी करें तो 3 के बाद जो अगला डिजिट है 3 है वो 5 से छोटा है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो -0.3 है। अब -0.3 कंसीडर अगर हम किया जाए, देखा जाए ग्राफ के अंदर, लाइन के अंदर, तो वो 0 और -1 के दरमियान एग्ज़िस्ट करेगा। अब 0 और -1 के दरमियान एग्ज़िस्ट करेगा तो स्टार्टिंग अगर हम देखें तो 0 के बाद -0.1, -0.2 और फिर जो रेड कलर का निशान है -0.3, अप टू सोन चलते चलते -0.9 और फिर -1 बनता है। तो हम -0.3 पे रेड कलर का एरो या कोई भी डॉट शो करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये नंबर -0.3 है। यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और ये -0.3 असल में किस चीज़ के इक्वल है, -1/3 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4.5। 4.5 सिंपल इम्प्रॉपर से प्रॉपर अगर करें तो वो 4 to the 8, 8 + 1 9, 9/2 हो जाएगा। और 9/2 का अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो 4.5 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से राइट साइड पे एग्जिस्ट करेगी, लेकिन 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, 4 से 5 के दरमियान 4.5 आता है, क्योंकि 4 और 5 का सेंटर वैल्यू बनती है 4.5। तो हम अंदाज़न 4 और 5 के सेंटर पे डॉट लगा के 4.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो जैसे हमने ऊपर किया 0.1, तो इस तरह हम यहाँ पे भी कर सकते थे 4.1, 4.2, 4.3, तो उस प्रोसेस से भी लिख सकते थे। लेकिन जस्ट ये हमें आइडिया है कि एक सेंट्रल वैल्यू है तो हम 4 और 5 के सेंटर में अंदाज़न उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलें फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे, तो वो पार्ट इस तरह है कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट 8। तो स्क्वायर रूट 8 अगर हम निकालें तो वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 2.8 के इक्वल आ जाता है। तो अब 2.8 के इक्वल जो है, तो अब 2.8 के इक्वल अगर ये है तो हम देखते हैं कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 2 से 3 के दरमियान ये 2.8 एग्जिस्ट करेगा। और किस तरह 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 7 और ये रेड कलर पे 2.8 पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम डॉट या एरो लगा के 2.8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पार्ट 5 था। तो बहरहाल माइनस का फ़र्क है 4 और 5 में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4th पार्ट पे, जो कि है आपका -√8 है। अब अगर हम इसको देखें तो -√8 या -√8 तो -2.8 बनेगा। बस सिंपल सा फ़र्क पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये है कि वो राइट साइड पे रिप्रेजेंट करना था क्योंकि वो पॉजिटिव था, और ये हम लेफ़्ट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। और ये किसके दरमियान आएगा, -2 से -3 के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। तो उसी तरतीब से हम चलते जाएँ तो -2.5 के बाद -2.6, -2.7, -2.8 पे हम एरो लगा के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ -4.5। तो -4.5 को अगर हम देखें तो ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर करें तो 4 to the 8, 8 + 1 9/2 होगा और माइनस साइन इसी तरह। तो ये -4.5 डेसिमल में आ सकता है। कैलकुलेटर से भी आप इसको कर सकते हैं। अब -4.5 वही बात है कि ये लेफ़्ट साइड पे आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो ये -4 और -5 के दरमियान हमने 0 से स्टार्ट किया, 0, -1, -2, -3, -4, -5, अंदाज़न सेम डिस्टेंस रख के हम -5 तक गए। तो -4 और -5 के दरमियान एग्जिस्ट करता है -4.5। तो वहाँ पे हमने उसके सेंटर पे एरो लगा के -4.5 को रिप्रेजेंट कर दिया। सेम एज़ इट इज़ अब आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3। तो 1/3
पीछे हमने जो किया -1/3 था, तो बस वो आपका लेफ़्ट पे था नेगेटिव होने की वजह से, तो ये हमारा राइट पे 0 और 1 के दरमियान 0.3 आ जाएगा। एरो से रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि ये 0.1, 0.2 और 0.3 पे आके ये एरो लगेगा। सेम एज़ इट इज़ -7/8 जो पहला क्वेश्चन था वो पॉजिटिव था, वह 7/8 था। तो हम ये करते हैं कि -7/8 को कन्वर्ट किया तो -0.875 अप्रॉक्सीमेटली -0.9 के बराबर होता है। अगर हम राउंड ऑफ कर लें इसको तो 0.9 जो माइनस वाली वैल्यू है वो 0 और -1 के दरमियान एग्जिस्ट करेगी, और 0.1, 0.2 इस तरह हम चलते जाएंगे तो 0.9 -1 से पहले लास्ट वैल्यू -0.9 होती है। 0.2, 0.3, 0.5 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और ये -0.9 यहाँ पे आके ये रुक जाएगी। तो ये था कुछ वैल्यूज़ को हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा कि कैसे हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसके डिफरेंट मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। उसमें से एक मेथड मैंने अपनाया तो ज़्यादा बेहतर था कि हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कैलकुलेटर के ज़रिए फिर हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी जस्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई, कि बस आपने ये माइंड में रखना है, थोड़ी सी लॉजिक क्लियर कर दें कि 1 से अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई तो वापस वही चीज़ आ जाएगी y-2 में। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, के मतलब जब भी 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो चीज़ उसी तरह एज इट इज़ आ जाती है। तो ये मल्टीप्लाई की वजह से आइडेंटिटी मतलब वो अपनी शनाख्त बरकरार रखती है, वही चीज़ रहती है। सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है कि अगर हम इसे देखें तो 0.2 तकरीबन बन जाता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर से तो ये 1/5 बन जाता है। 1/5 और 5 कट जाए तो 1 आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि हम मल्टीप्लाई करें तो वो उसका उलट आंसर आ जाए। तो वो मल्टीप्लाई हो के डिवाइड की सूरत में अगर होते हैं तो वो कट करते हैं और 1 आंसर बनता है। इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। मतलब ये हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे इस पार्ट को उसके बाद कि जब भी आंसर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर 1 बन जाए तो वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाती है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सेकंड के थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो x+2 + y = y प्लस ब्रैकेट में x+2, तो इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं, कि अगर हम y को पहले लिख दें x+2 को बाद में तो इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है, कि इसको हम कहते हैं एडिशन के अतबार से ये क्या चीज़ हो सकती है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि जब भी हम किसी भी वैल्यू को उसमें ऐड करें, इसकी कोई भी वैसी वैल्यू ऐड की जाए कि आंसर 0 देते तो उसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, कि हमने उसमें ऐड किया और ऐड करने के बाद आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसी तरह है जैसे आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 आ जाए। मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ऐड या सब्ट्रैक्ट से एडिटिव इन्वर्स बनता है। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो x+5 ब्रैकेट में -1 = x प्लस ब्रैकेट में 5 - 1, तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि ऐसी प्रॉपर्टी के जिसमें ऐड करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे एसोसिएटिव कहते हैं, कि उसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं, एक वैल्यू उठा के दूसरी। जैसे x+5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 पहले कर दें या 5 को -1 के साथ कर दें जैसे इसमें है, और x अलग कर दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। 6 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो -3 अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 - y से = तो आंसर क्या आ रहा है, -6 + 3y आ रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कि जब हम किसी भी वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के और ब्रैकेट में कोई फ़र्क ना पड़े, आंसर चेंज ना आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ कुछ जो कि हमने चंद एक डिस्कस करनी थी रिकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के, जैसे क्वेश्चन दिए थे उससे मुतल्लिक। बहरहाल ये जो आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर भी नहीं कि बहुत मैक्सिमम हुआ तो 1 या 2 पूछ लिए जाएंगे। तो अक्सर बच्चे बाज़ प्रॉपर्टीज़ छोड़ भी देते हैं, क्योंकि इसको रट्टा लगाना या माइंड में उठाना बाज़
मुश्किल हो जाता है, स्किप हो जाता है। बहरहाल आप लोगों ने जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना काम करना है। अब अगर हम आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन, कि इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब अगर हम रिप्रेजेंट करने के लिए देखें तो उसने पहला पार्ट दिया हुआ एक्स लेस दैन 0, 0 से छोटी। तो अगर हम ग्राफ लाइन पे देखें, नंबर लाइन पे देखें, तो 0 से लेफ़्ट साइड पे तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 से छोटी आती हैं। तो इसलिए हमने जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए -1 -2 आगे -3 अप टू 1 चलता जाएगा। 0 पे सर्कल करके उसको लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ा देना और एरो शेप में लिख देना, और इस सर्कल को फिल नहीं करना, क्योंकि अगर नीचे इक्वल का साइन नहीं है, लेस दैन इक्वल टू, तब तक फिल नहीं करना। तो आपने अगर जब नीचे इक्वल आएगा तब उस पार्ट में उसको चीज़ को हम फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमने उस सर्कल बना के वहाँ पे सर्कल ओपन रखना है। फिर इसी तरह अगर हम इसके अगले पार्ट पे चलें, तीसरे के सेकंड पार्ट पे, तो तीसरे का सेकंड पार्ट इस तरह है कि -3 लेस दैन एक्स लेस दैन 3। बहरहाल इसको यूँ पढ़ते हम एक्स से हैं कि एक्स ग्रेटर है -3 से और एक्स छोटा है 3 से। इसको जजमेंट का तरीका ये होता है कि अगर हम एक्स की तरफ से पढ़ रहे हैं तो एक्स की तरफ इस तरफ जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, तो एक्स की तरफ मुँह उसका खुला है, तो हम कहते हैं कि एक्स ग्रेटर दैन -3। और अगर हम इस तरफ पढ़ें तो इस तरफ एक्स एक इनइक्वालिटी का साइन उलट है, मतलब लेस दिया हो, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि एक्स लेस दैन 3, कि एक्स जो है वो 3 से कम है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करें तो इसमें नीचे इक्वल तो आ नहीं रहा, ना 3 के ना -3 के, तो हम क्या करते हैं 3 और -3 के ऊपर 2 सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और उनको फिल नहीं करना, क्योंकि 3 और -3 इंक्लूड नहीं है। अब -3 से बड़े एक्स ग्रेटर देन -3 अगर हम देखें तो -3 से बड़े जो है वो -2 -1 0 अप टू 100 चलते जाएंगे। लेकिन आगे भी इसने कंडीशन लगाई हुई है कि एक्स लेस दैन 3, कि इतना आगे जाए कि जहाँ पे एक्स क्या हो जाए 3। तो जहाँ पे x3 हो गया वहाँ पे हमने 2 बाउंड्रीज एक किस्म की बना दी कि इसके इन बिटवीन वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं और ये -3 और 3 एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसके अंदर हम सर्कल फिल नहीं करेंगे। अगर इनके नीचे इक्वल का साइन होता तो सर्कल को हम फिल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी। अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो वो थर्ड पार्ट इस तरह है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। ग्रेटर का मतलब हमने राइट साइड पे वैल्यूज़ बढ़ाते, सॉरी -8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मतलब -8 से स्टार्ट करना है, लेकिन ये -8 से ग्रेटर है तो हमने राइट साइड पे ही बढ़ाना है। ठीक हो गया। तो उसमें ऐसे है कि अब अगर बिलफर्ज में 0 इस तरफ बढ़ाऊँ तो 1 2 3 4 अप टू 100 चलता जाएगा, इस तरह बढ़ाऊँ तो -1 -2 -3 अप टू 100 चलते चलते -8 -9 -10 इस तरह भी इस तरफ भी बढ़ता रहेगा। लेकिन हमारा कंसर्न किससे है, -8 से। तो -8 के ऊपर मैंने सर्कल करना है और उस सर्कल को फिल कर देना, क्योंकि इक्वल है। इक्वल का मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि उस सर्कल को हमने क्या कर देना होता है, फिल करना है, और उसको फिल करने के बाद फिर हमने ग्रेटर है तो हमने राइट साइड पे मूव करना है, और इसको आपने किसी भी लाइन से किसी भी मार्कर से रिप्रेजेंट कर देना है कि ये डिफरेंशिएट नज़र आए कि हम किस तरफ की वैल्यूज़ ले रहे हैं -8 से बड़ी। तो -8 से बड़ी किस तरफ आएंगी, जो सारी की सारी राइट साइड पे होंगी और अप टू 100 चलती जाएंगी, कोई कंडीशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह है कि वो कहता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 है। अब इस x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -8 में अब अगर हम देखें नंबर लाइन पे तो 0 से इस तरफ राइट साइड पे 1 2 3 4 अप टू 100, और 0 के लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 अप टू 100 लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हमारा कंसर्न किस चीज़ से है, हमारा कंसर्न जो है वो ये है कि हमने -8 लेना है और -8 को फिल करना है। -8 के ऊपर जो सर्कल हम बनाएंगे उसको फिल करना है, क्योंकि -8 जो वैल्यूज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वल की वजह से ये सर्कल फिल हो जाएगा, और हम ग्रेटर की तरफ चलेंगे तो ग्रेटर वैल्यूज़ -8 से किस तरफ होती हैं, राइट साइड पे, मतलब -7 -6 -4 अप टू 100 ये सारी की सारी वैल्यूज़ -8 से ग्रेटर हैं, तो हम ये राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड के फोर्थ पार्ट पे। हाँ जी। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट इस तरह है कुछ कि x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0, तो अगर हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें तो ये 0 से इस तरफ राइट साइड पे 1 2 3 4 अप टू 100, और 0 के लेफ़्ट साइड पे अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, -1
अंदाज़न उतना ही डिस्टेंस रखना है जितना यहाँ पे हमने रखा, -2 -3 और ये -4 अप टू सोन। इस तरफ भी राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी दोनों तरफ चलता रहेगा। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है कि 0 से बड़ी, तो 0 के ऊपर सर्कल, और सर्कल को फिल नहीं करना क्योंकि ग्रेटर है, इक्वल का साइन नीचे नहीं है। तो ये ग्रेटर 0 x ग्रेटर दैन 0 का मतलब है हमने राइट साइड पे मूव करना है कि 0 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और सर्कल 0 के ऊपर बनाना है और 0 को फिल सर्कल को फिल नहीं करना क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है। फिर अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलें तो इसका नेक्स्ट पार्ट है x लेस दैन -3। x लेस दैन -3 उसी तरह 0 के इस लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 अप टू सोन, और इधर 1 2 3 4 अप टू सोन राइट साइड पे भी बढ़ता जाएगा। फिर अगर हम मज़ीद इसमें देखें तो उसने कहा लेस दैन -3, तो 3 के ऊपर हम सर्कल बना लेंगे, ठीक है। और सर्कल बनाने के बाद लेस दैन -3, तो लेस का मतलब लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। -3 से छोटी लेफ़्ट साइड पे तमाम वैल्यूज़ तुम अप टू सोन चलते जाएंगे, लेकिन -3 के ऊपर जो सर्कल उसको फिल नहीं करना क्योंकि -3 इंक्लूड नहीं है। x लेस दैन इक्वल टू -3 होता है, फिर हम इसको फिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 को देखें तो x ग्रेटर दैन -4 एंड x लेस दैन इक्वल टू 4। अब इसमें दोनों कंडीशन है, अब एक तरफ 4 और एक तरफ -4 है, तो हमने वही 0 के राइट साइड पे 1 2 3 4 5 अप टू सोन, और 0 के राइट साइड पे -1 -2 -3 अप टू सोन मूव करते जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम गौर से देखें तो -4 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो -4 के ऊपर जो हम सर्कल बनाएंगे उसको फिल नहीं करेंगे। और इसी तरह -2 उसने क्या कहा था, ग्रेटर देन -4 से बड़े, तो -4 से बड़े इस तरफ राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे, और कहाँ पे जाके हम ब्रेक लगाएंगे, 4 पे, क्योंकि सेकंड वैल्यू उसने 4 गिवन की हुई है, और वो 4 ऐसा है कि x लेस देन इक्वल टू 4 के 4 के बराबर और 4 से छोटे, तो 4 के बराबर इक्वल का साइन है, तो इस सर्कल को हमने फिल कर देना है। और लेस देन इक्वल टू 4 से छोटे, तो 4 से छोटे किस तरफ आते हैं, आपके लेफ़्ट साइड पे, तो हमने बीच में एक लाइन लगा देनी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि x ग्रेटर दैन -4 और लेस दैन इक्वल टू 4 के -4 से 4 के दरमियान वैल्यूज़ हैं, जिसमें -4 इंक्लूड नहीं है लेकिन 4 इंक्लूड है। अब रहेगा पीछे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी जस्ट आइडेंटिफाई है, प्रॉपर्टीज़ की आइडेंटिफिकेशन है, और ये मिक्स क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज़ और इक्वालिटीज़ के दोनों। अगर हम इसमें देखें तो इसमें वो ये कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, दोनों की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं, उसमें आइडेंटिफाई करनी है कि प्रॉपर्टी क्या है। जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करता हो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन 9x इक्वल टू 9x, ऐसा क्वेश्चन जिसमें सेम वैल्यूज़ हों और एक दूसरे के इक्वल हों, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल सी वैल्यूज़ है, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2, इफ़ x + 2 इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 2x - 3, अगर एक ही वैल्यू जैसे y है दोनों तरफ डिफरेंट वैल्यूज़ के इक्वल हो, तो हम ये कहते हैं कि अगर ये दोनों y हैं तो ज़ाहिर बात है दोनों y की वैल्यूज़ भी आपस में बराबर होंगी। जैसे y आपस में बराबर हो सकते हैं कि y इक्वल टू y, तो ज़ाहिर बात है y की दोनों वैल्यूज़ भी आपस में बराबर हो सकती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड पार्ट पे अगर हम आते हैं तो थर्ड पार्ट क्या है, इफ़ 2x + 3 इक्वल टू वाई देन y इक्वल टू 2x + 3। इसमें इस तरह है कि अगर हम 2x + 3 पहले लिख दें और y बाद में, और इसमें y पहले लिख दें और 2x + 3 बाद में, तो इस तरह करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक कहते हैं। इसमें वैल्यूज़ सेम हैं, सिर्फ हमने रिप्लेसमेंट किया, जगह चेंज किया, तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं। इन सेकंड क्वेश्चन में y तो सिंबल सेम था लेकिन इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट थी, लेकिन y सेम होने की वजह से इनकी वैल्यूज़ भी आपस में इक्विवेलेंट हो सकती हैं, उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। और इसको सिमेट्रिक कहते हैं जो बिल्कुल इक्वल हो, बस सिर्फ उनकी जगह रिप्लेस की जाए। हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो फोर्थ प्रॉपर्टी इस तरह है कि इफ़ 3 लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर है -4। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, इनइक्वालिटी का बहुत अहम रूल है कि जब भी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब माइनस वाली वैल्यू से -1 -2 -3 या कोई भी माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आप, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप देखें 3 लेस है 4 से, हाँ जी बिल्कुल सबको पता है 3 4 से छोटा होता है, लेकिन जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 लेस देन -4 हम नहीं लिख सकते। क्या हाँ ये हम लिख सकते हैं -3 लेस है -4 से? नहीं, क्योंकि -3 छोटा नहीं होता -4 से, तो इसलिए प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब भी हम माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन को हम चेंज कर देते हैं।
ताकि हमारी जो बात है वो एक्यूरेट रहे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 2y + 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50 अगर हो, अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन और p की वैल्यू उसने दी हुई है, देन तो वो कहते हैं 2y + 2w इज इक्वल टू p की जगह हम 50 लिख सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि y इक्वल है तो y की वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी। इसी तरह p किसी वैल्यू के इक्वल है तो p की जगह हम वो वैल्यू भी 50 लिख सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को भी हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ जी, लास्ट अब हम इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ रहेगी और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी, अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, इफ़ x + 4 ग्रेटर है y + 4 देन x ग्रेटर है 4 से। अब अगर हम इसमें गौर से देखें तो इसकी हम एग्जांपल इस तरह हम दे सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 6 + 4 ग्रेटर है 3 + 4 से, ठीक है। 6 + 4 10 ग्रेटर है 3 + 4 7। सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये अब क्लियर होगा व्यू। तो इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो 3 + 4 तो डेफिनेटली 10 ग्रेटर है 7 से, ये बन जाएगा। लेकिन अगर ये 4 जो सेम वर्ड है ये हम निकाल दें डिजिट, तो पीछे बच जाएगा 6 और 3, तो उस सूरत में भी 6 3 से बड़ा ही है। तो ये वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें अगर कोई सेम डिजिट आ रहा हो, उसको हम प्लस हो रहा था उस प्लस को हम हटा दें, सिर्फ जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको रखें, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि हमने उस वैल्यूज़ को कैंसिल कर दिया जो एडिशन हो रही थी, ऐड हो रही थी, तो ऐसी सूरत में इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फिर आ गई, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट है कि 2 < 5 हो और 5 < 9 हो, देन 2 < 9 हम कह सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें पता है कि ये नज़र आ रहा है कि 2 लेस है 5 से, और दूसरी को अगर हम कंबाइन दोनों को करके लिखें तो 5 < 9 से, सॉरी 9 से, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। तो अगर हम सिंपल ये लिखना चाहें इसकी जगह कि 2 < 9 से, तो ये बात भी ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लास्ट रह गई इफ़ -18 लेस है -16 से, देन 9 ग्रेटर है 8 से। अब इसमें हम गौर से देखें तो इसमें उसने क्या किया हुआ है कि -18 है, इसको अगर मैं -2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ये मेरे पास आ जाएगी एक वैल्यू 9 और एक वैल्यू आ जाएगी 8। तो माइनस से डिवाइड जब किया जाए, तो अब अगर हम देखें इनइक्वालिटी का साइन मैं चेंज ना करूं, तो क्या 9 8 से छोटा है? नहीं। तो हम इस वजह से कंडीशन क्या कर लेते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज के 9 ग्रेटर है 8 से। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई, माइनस साइन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, तो इनइक्वालिटी का साइन लाजमी चेंज करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को भी हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को ये बात समझ ना आए, कोई भी ऐसा इशू हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन कर सकता है। इंशाल्लाह अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करेंगे।